प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आप सबका पुनः स्वागत है। आज के वीडियो में हम वन लाइनर पर चर्चा करेंगे। कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के लिए जो वन लाइनर आए हैं उस पर चर्चा करेंगे और हम अर्थशास्त्र विषय की जो पुस्तक है आर्थिक विकास की समझ, इसके जितने भी चैप्टर हैं सभी के हम वन लाइनर की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विकास नामक अध्याय की। विकास नामक अध्याय जो आपका है, इस अध्याय से कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको मैं बताना चाहूंगा, विकास नामक अध्याय से कुल मिलाकर 2 अंकों के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो हो सकता है कोई 1-1 नंबर के 2 प्रश्न आ जाए या फिर कोई 2 नंबर का 1 प्रश्न आ जाए। तो क्या है विकास? विकास का मतलब होता है प्रगति करना, आर्थिक उन्नति करना, तरक्की करना, पहले से ज्यादा विकास करना। तो यहाँ पर बात करेंगे किसी देश के विकास के 3 संकेतक हैं। प्रति व्यक्ति आय यानी कि औसत आय और साक्षरता दर, स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता। ये तीनों ही संकेत किसी देश के विकास के लिए प्रमुख रूप से माने जाते हैं। बात करते हैं अगली कि सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। ये आपके वन लाइनर हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनसे आपको बहुत ही मदद मिलेगी परीक्षा में। तो यहाँ पर सरदार सरोवर बांध की बात कर रहे हैं तो यह कहाँ बना है? नर्मदा नदी पर, गुजरात राज्य में बना है। विकास का अर्थ है प्रगति के साथ ही समानता एवं स्वतंत्रता भी है। विकास का अर्थ आर्थिक प्रगति के साथ समानता और स्वतंत्रता भी है। किसी देश के विकास की तुलना एक प्रमुख आधार प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हम किसी देश के विकास की तुलना कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और अन्य आधार है जिसे हम औसत साक्षरता दर कहते हैं। विभिन्न देशों के विकास की तुलना का एक अन्य आधार क्या है? औसत साक्षरता दर। देशों में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता उसके विकसित या अविकसित होने को दर्शाता है कि देशों में कैसे कैसे स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध है। अगर देश में स्वास्थ्य की सुविधा अच्छे से उपलब्ध है तो वह देश विकसित माना जाएगा, और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है तो वह देश अविकसित माना जाएगा। किसी देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर, यानी राष्ट्रीय आय में यदि हम देश की जनसंख्या से भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जा सकती है। तो प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र है देश की कुल आय। कुल आय से तात्पर्य कुल राष्ट्रीय आय, तो देश की कुल जनसंख्या। विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना के लिए गणना जो की जाती है वह डॉलर में की जाती है। डॉलर, अमेरिकी डॉलर में की जाती है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह देश जिसकी प्रति व्यक्ति आय 49,300 यूएस डॉलर प्रति वर्ष या उससे अधिक है, वह समृद्ध देशों की श्रेणी में आते हैं। साथ ही साथ ऐसे देश जिनकी आय 2,500 यूएस डॉलर से कम है, वह कैसे आय वाले देश हैं? वह देश कहलाते हैं। भारत की स्थिति मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में है। भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है 2019 के अनुसार 6,700 यूएस डॉलर थी। तो यहाँ पर हमें याद रखना है भारत की श्रेणी में है, मध्यम आय वर्ग की श्रेणी में है। शिशु मृत्यु दर क्या होता है? तो किसी वर्ष में जन्मे प्रति 1,000 जीवित बच्चों में से, यानी जब 1,000 बच्चों का जन्म होता है, जिन बच्चे हैं उनमें से 1 वर्ष की आयु के पूर्व ही मृत होने वाले बच्चों का अनुपात, यानी 1,000 जीवित बच्चों में से जो जिन्होंने जन्म लिया है उनमें से कितने बच्चे 1 वर्ष के पहले ही मृत हो जाते हैं, यानी कि मारे जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनकी संख्या का अनुपात ही शिशु मृत्यु दर कहलाता है। आगे बात करते हैं साक्षरता दर की। तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का जो अनुपात है वही साक्षरता दर कहलाता है। भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य हरियाणा है, यानी हरियाणा राज्य में जो प्रति व्यक्ति आय है वह भारत देश में सबसे अधिक है। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है। याद रखना है, केरल में सबसे अधिक साक्षरता पाई जाती है। केरल में स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त हैं, अतः वहां शिशु मृत्यु दर काफी कम है। केरल की शिशु मृत्यु दर भी कम है क्योंकि वहां पर शिक्षा की और स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्थाएं हैं। एसडीआई का अर्थ क्या है? एसडीआई का अर्थ है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एसडीआई के 3 प्रमुख सूचक हैं, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और औसत साक्षरता दर।
विद्यार्थियों याद रखना है एसजीआई के जो सूचक हैं, मानव विकास सूचकांक के सूचक है प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और औसत साक्षरता दर। भूमिगत जल नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिनकी पुनः पूर्ति प्रकृति के द्वारा की जा सकती है, ऐसे संसाधनों को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कच्चा तेल गैर नवीकरणीय संसाधन है। कच्चा तेल किस प्रकार का संसाधन है? गैर नवीकरणीय संसाधन है। गैर नवीकरणीय संसाधन वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं और इनको बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है। भारत कच्चे तेल का आयात करता है, यानी कि हमारे देश में आयात किया जाता है कच्चे तेलों का, तो हम क्या करेंगे, भारत कच्चे तेल का आयात है। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन करना ही धारणीय विकास है। यानी प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना कि हमारी आवश्यकताएं वर्तमान की पूरी हो सके और आने वाली पीढ़ी के लिए वे संसाधन मिल सके, ऐसा विवेकपूर्ण दोहन करना ही धारणीय विकास है। जीवन प्रत्याशा क्या होती है? जीवन प्रत्याशा किसी व्यक्ति के औसत जीवन काल का सांख्यिकीय अनुपात है, यानी कि किसी व्यक्ति का जो बच्चे का जन्म हुआ तो जन्म के समय संभावित आयु कि वह कितने वर्ष तक संभावित है कि वह जिएगा इतने वर्ष। तो ये भारत में जो जीवन प्रत्याशा है वह 68.8 वर्ष है। आगे हम बात करेंगे सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व होता है। सार्वजनिक सुविधाओं से मतलब जैसे शिक्षा की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, सड़क की व्यवस्था है, ये व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना किसका दायित्व है? सरकार का दायित्व होता है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों, कारखानों और परिवहन के साधनों से निकलने वाला धुआं, ये वायु प्रदूषण के मुख्य कारण है। आणविक संरचनाओं में परिवर्तन विकास के साथ ही पर्यावरण की क्षति का कारण भी है। जो आणविक संरचना में परिवर्तन हो रहा है तो इससे विकास तो हो रहा है और साथ ही साथ पर्यावरण को हानि भी हो रही है, पर्यावरण की क्षति का भी कारण है। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी हो रही है? यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। यूएनडीपी क्या है? यूएनडीपी इसका पूरा रूप है संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। अब हम बात करते हैं अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र इस अध्याय के लिए कुल 4 अंक आवंटित हैं। आपको वार्षिक परीक्षा में 4 अंकों के इस अध्याय से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके जो वन लाइनर हैं उन पर चर्चा करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के आधार पर वर्गीकरण, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधियां आती हैं? कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन, खनन, ये प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां हैं। बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र की, तो द्वितीयक क्षेत्र में आने वाली गतिविधियां कौन सी हैं? द्वितीयक क्षेत्र में आती हैं जैसे विनिर्माण है, जिसमें कि जैसे गन्ने से चीनी का निर्माण करना, कपास से सूत का काटना, ये सब प्रक्रियाएं विनिर्माण के अंतर्गत यानी द्वितीयक क्षेत्र में आती हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे तृतीयक क्षेत्र की, तो तृतीयक क्षेत्र सभी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसमें किसी प्रकार की कोई वस्तु का निर्माण नहीं होता है, सभी प्रकार की सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, भंडारण, संचार, स्वास्थ्य, प्रशासनिक, शैक्षिक आदि, ये सब सुविधाएं कहाँ मिलती है? हमें तृतीयक क्षेत्र में मिलती हैं। आगे और बताया गया है कि प्राकृतिक क्षेत्र, तो प्राकृतिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करना प्राकृतिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र यानी कि विनिर्माण क्षेत्र, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य उपयोगी उत्पादन के रूप में निर्मित करना द्वितीयक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र कहलाता है। सेवा क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में सहायक गतिविधियां। विद्यार्थियों याद रखना है कि सेवा क्षेत्र में किसी प्रकार की वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, यहाँ केवल सेवाओं का सृजन होता है। देश में एक वर्ष विशेष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। विद्यार्थियों यहाँ लिखा है सकल घरेलू, आपको यहाँ पढ़ना है सकल घरेलू उत्पाद, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद। देश में एक वर्ष विशेष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, और इसे हम अंग्रेजी में जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं।
अब हम बात करते हैं बेरोजगारी की। बेरोजगारी क्या कहलाती है? कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रचलित मजदूरी दर में कार्य ना मिलना। यहाँ पे लिखा है मिलना, आपको पढ़ना है यहाँ पे मिलना। कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रचलित मजदूरी दर में कार्य ना मिलना बेरोजगारी कहलाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम छिपी बेरोजगारी कहते हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा पाई जाती है। शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगारी पाई जाती है उसका प्रमुख रूप है शिक्षित बेरोजगारी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लागू हुआ। विद्यार्थियों, यह भारत देश में ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार पैदा करने के जितने कानून बने हैं अभी तक, उन सब में बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसे हम मनरेगा के नाम से भी जानते हैं और इसमें प्रति परिवार 100 दिन का रोजगार इसमें दिया जाता है। तो आपको याद रखना है, इसके हम क्या कहते हैं? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा। नियोजन के आधार पर क्षेत्रकों का विभाजन। नियोजन के आधार पर क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्रक में जो सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं और असंगठित क्षेत्रक वे हैं जो सरकार के नियंत्रण से बाहर होते हैं। सरकार द्वारा इनका पंजीकरण नहीं कराया जाता है, नहीं किया जाता है। संगठित क्षेत्र के लाभ क्या है? संगठित क्षेत्र के लाभ है सवेतन मिलता है, सेवा अनुदान की प्राप्ति होती है, चिकित्सकीय लाभ मिलता है और पेंशन मिलती है। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कौन कौन से हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र में जो उपक्रम है वह रेलवे है, ये दोनों ही सार्वजनिक क्षेत्र के बहुत बड़े उद्यम है। इनका स्वामित्व सरकार के द्वारा किया जाता है। जबकि टिस्को है, रिलायंस इंडस्ट्री है, यह निजी क्षेत्र के महत्वपूर्ण उपक्रम है। अब हम बात करेंगे अध्याय 3 मुद्रा और साख्य। मुद्रा क्या होती है? मुद्रा का उपयोग हम सब करते हैं, दैनिक जीवन में सबके लिए उपयोगी है। भारत देश की जो मुद्रा है वह रुपया है। मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए स्वीकार की जाती है। और साख का मतलब होता है विश्वास या भरोसा, जिसे हम अंग्रेजी में क्रेडिट कहते हैं, यानी उधार प्राप्त करने की ऐसी क्षमता किसी किसी व्यक्ति में होती है जिसको उधार बहुत ज्यादा मिल जाता है, हम कहते हैं उसकी क्रेडिट अच्छी है, उसकी साख अच्छी है। चलो इसके देखते हैं हम वन लाइनर। मुद्रा विनिमय का माध्यम है। विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का उपयोग होता है, यानी लेन देन में हम मुद्रा का उपयोग करते हैं। मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने के लिए आवश्यक है। और मुद्रा के प्रचलन के पूर्व वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। जब मुद्रा का प्रचलन शुरू नहीं हुआ था तब कौन सी प्रक्रिया चलती थी, कौन सी प्रणाली चलती थी? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय कहलाता है। गांव में होता है, जैसे हमें कभी सब्जी चाहिए और हमारे घर में रुपया नहीं है तो हम क्या करते हैं, हमारे घर में जो अनाज रखा हुआ है, गेहूं रखे हैं, वो हम सब्जी वाले को दे देते हैं और सब्जी वाले से हम सब्जी प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रक्रिया को वस्तु विनिमय कहते हैं। किसी भी देश की सरकार ही मुद्रा को विनिमय के माध्यम में प्राधिकृत कर सकती है। प्रश्न आ सकता है कि मुद्रा को प्राधिकृत कौन करता है? तो सरकार ही मुद्रा को प्राधिकृत करती है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। करेंसी नोट यानी कि जो मुद्रा के नोट है, रुपया है, इनको जारी करने का काम किसका है? भारतीय रिजर्व बैंक का। भारतीय रिजर्व बैंक भारत देश का केंद्रीय बैंक है और भारत देश की मुद्रा का नाम रुपया है। भिन्न भिन्न देशों में मुद्राएं भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती हैं। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम है। बैंकों में जमा धन को मांग जमा कहा जाता है। इसके बाद व्यापारिक बैंकों के प्रमुख कार्य बताना है। तो हमारे आसपास जो बैंक हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या और भी जो बैंक हैं, इन सबको हम व्यापारिक या व्यावसायिक बैंक कहते हैं। इनका प्रमुख कार्य धन जमा करना और ऋण प्रदान करना। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं विमुद्रीकरण की। विमुद्रीकरण क्या है, जिसे आमतौर पर बहुत से लोग नोटबंदी कहते हैं। चलन मुद्रा को सरकार द्वारा अमान्य घोषित करने की प्रक्रिया विमुद्रीकरण कहलाती है। भारत में नवंबर 2016 में 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया, यानी नोटबंदी की गई और इनके बदले में बाद में दूसरे नोट जारी किए गए।
चेक का प्रयोग स्थगित भुगतान हेतु किया जाता है। स्थगित भुगतान का मतलब होता है जैसे आज हम किसी को रुपया नहीं दे पा रहे हैं, भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, बाद में किस्तों में भुगतान करना है, तो इसके लिए हम चेक का प्रयोग करते हैं। इसका हम लिख सकते हैं चेक का प्रयोग स्थगित भुगतान हेतु किया जाता है। ऋण के स्रोत क्या हैं? ऋण के दो स्रोत हैं, औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक। औपचारिक क्षेत्र में क्या आता है? बैंक हैं, सहकारी समिति हैं, सोसाइटी है, ये आते हैं औपचारिक क्षेत्र में। और अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणदाता हैं, साहूकार हैं, महाजन हैं, व्यापारी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि औपचारिक क्षेत्र के ऋणदाता की जो कार्य प्रणाली है उस पर नियंत्रण करने वाली संस्था रिजर्व बैंक है। जो औपचारिक क्षेत्र के जो संस्थाएं हैं ऋण देने वाली, उन पर नियंत्रण रखने का काम रिजर्व बैंक करती है, जबकि अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणदाता की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण रखने वाली, नियंत्रित करने वाली कोई भी संस्था नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्व सहायता समूह ऋण के मुख्य स्रोत हैं और स्व सहायता समूह में 15 से 20 सदस्य होते हैं। ये छोटी छोटी बचतें करते हैं। स्व सहायता समूह के साथ छोटी छोटी बचतें करते हैं। स्व सहायता समूह की बचत जरूरतमंदों को ऋण की सुविधा देती है। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋण की ब्याज दर उच्च होती है, यानी जैसे ही हम किसी सेठ साहूकार से या व्यापारी से उधार लेते हैं, रिश्तेदार से उधार लेते हैं, तो उनकी जो ब्याज की दर है वह ऊंची रहती है, उच्च रहती है। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक का नाम बताइए। तो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं और इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया वर्ष 2006 में। तो शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2006 में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को दिया गया। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं अध्याय 4 की, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इस अध्याय से वार्षिक परीक्षा में 3 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। वैश्वीकरण क्या है? तो वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। यानी कि जब एक देश की सामग्री या सेवाएं एक दूसरे देश में परस्पर आदान प्रदान होता रहता है, तो इसी प्रक्रिया को हम वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के 3 प्रमुख आयाम हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? तो ऐसी कंपनी जिसका एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व होता है, उन्हें हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी को एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी भी कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उद्देश्य क्या क्या है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य है उत्पादन लागत को कम करना और अधिक लाभ कमाना। विकासशील देशों में सस्ता श्रम, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है। जो विकासशील देश हैं, जैसे भारत जैसे विकासशील देशों में सस्ता श्रम है और प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता रहती है। स्थायी परिसंपत्तियों पर किया गया व्यय निवेश कहलाता है। जो हम स्थायी परिसंपत्ति खरीदते हैं, उन पर व्यय करते हैं, उसे क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं। जैसे कि भूमि है, भवन है, मशीनरी आदि खरीदना, इन पर हम व्यय करते हैं, तो यही स्थायी परिसंपत्ति होती है और उन पर व्यय करना ही निवेश कहलाता है। वैश्वीकरण के प्रसार की सहायक सूचना प्रौद्योगिकी है और विश्व व्यापार संगठन का संक्षिप्त रूप डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख उद्देश्य है। विश्व व्यापार संगठन में सदस्यों की संख्या लगभग 160 है। आयात पर लगाने वाला कर यानी कि आयात पर कर व्यापार अवरोधक कहलाते हैं। उदारीकरण क्या है? सरकार द्वारा व्यापार अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया ही उदारीकरण कहलाती है। भारत की नई आर्थिक नीति वर्ष 1991 में लागू की गई। कब लागू की गई? 1991 में। भारत की नई आर्थिक नीति के कदम है उदारीकरण है, निजीकरण है और वैश्वीकरण है। तो ये 3 कदम है हमारी नई आर्थिक नीति के, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। आयात कोटा क्या है? तो सरकार द्वारा आयातित वस्तुओं की संख्या सीमित करना ही आयात कोटा कहलाता है। भारत की कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम बताइए। तो टाटा मोटर्स, इंफोसिस, रेनवेक्सी, एशियन पेंट्स, सुंदरम फास्टनर्स, ये भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। वैश्वीकरण के सकारात्मक परिणाम क्या क्या हैं? यानी कि इसके लाभ बताना है। तो वैश्वीकरण के लाभ या सकारात्मक परिणाम, रोजगार में वृद्धि यानी इससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं और उपभोक्ता के समक्ष वस्तुओं के विकल्प ज्यादा हुए हैं। अब उपभोक्ता को पहले से ज्यादा विकल्प मिल रहे हैं वस्तुओं को खरीदने के, खरीदने के। वैश्वीकरण के नकारात्मक परिणाम कौन कौन से हैं? तो लघु एवं कुटीर उद्योगों को हानि हुई है। हमें बताना वैश्वीकरण के से हानि क्या क्या हुई है, वैश्वीकरण के नकारात्मक परिणाम।
तो लघु एवं कुटीर उद्योगों को हानि हुई है और बढ़ती प्रतिस्पर्धा एवं अनिश्चित रोजगार, प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है और रोजगार की अनिश्चितता हो रही है। तो यहाँ पर हमने आज इस वीडियो में अध्याय 1 से 4 तक के जो भी वन लाइनर थे उनको समझा है। अर्थशास्त्र की जो पुस्तक थी आर्थिक विकास की समझ, इस पुस्तक के वन लाइनर को समझा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।